हॅलो एव्हरीवन. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण टाइप्स ऑफ एनटीबी पर्यंत आलो होतो. इंटरनॅशनल मार्केटिंगचे जे लेक्चर्स आपले सुरू आहेत, आपले दोन दोन लेक्चर असल्या कारणाने आपण थोडासा व्हिडिओ मोठा म्हणतो. आपले लेक्चर मोठे आहेत कारण कंटिन्युअस घेणं पॉसिबल होत नाही. मग सॉरी, जे काही फर्स्ट लेक्चर आणि लास्ट लेक्चर आहे तर त्यापैकी आपण काय करतो, एकच स्पीड लेक्चर बनवतोय. त्यामुळे तुम्ही ज्यावेळेस लेक्चर सुरू असेल, मीटिंग टाकलेली असेल, त्यावेळेस अटेंडन्स करायचं आहे. कारण आपल्याला 2 मार्केटिंगचे सब्जेक्ट स्टडी करायचे आणि तुमच्या रिस्पॉन्स शिवाय मला कळणार नाही की एक्झॅक्टली आपलं स्पीड कमी आहे की जास्त आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने लेक्चर अटेंड करा प्लीज. यामध्ये आपण एनटीबी नॉन तारीफ बॅरियर, तारीफ म्हणजे काय हे आपण पाहिलंय जनरली, की तारीफ म्हणजे काय, की आयात मालावर जी जकात भरावी लागते त्याला आपण तारीफ म्हणतो. आता नॉन तारीफ म्हणजे काय, तर इथे दिलंय की इन ऍडिशन टू ड्युटीज अँड तारीफ देर आर ऑल्सो नॉन तारीफ बॅरियर्स. म्हणजे ज्यामध्ये काय केलं की काही ड्युटीज ऍड केलेल्या आहेत टू इंटरनॅशनल ट्रेड. दिस इन्क्लूड क्वांटिटेटिव्ह रिस्ट्रिक्शन ऑर कोटाज. म्हणजे त्यामध्ये त्यांनी मेन्शन केलं एक्झॅक्टली नॉन तारीफ मध्ये कशा पद्धतीने तुम्हाला ती जी काही ड्युटी आहे ती लावली जाते. मग आता क्वांटिटी रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन येतात, त्यानंतर कोटा पे करावा लागतो. म्हणजे एक ठराविक पार्ट तुम्हाला त्यासाठी काय करावं लागेल, पे करावं लागेल. यामध्ये तुम्हाला टाइप्स दिलेले आहेत, त्याचे टाइप्स ऑफ एनटीबी. एनटीबी मध्ये कोटा, कोटा म्हणजे काय, की ऍब्सोल्यूट कोटाज परमिट अ स्ट्रिक्टली लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ अ स्पेसिफाईड मर्चेंडाइज टू बी एंटर्ड और विथड्रॉन फ्रॉम वेअरहाऊस फॉर कन्झम्पशन ड्युरिंग स्पेसिफाईड पिरियड्स. म्हणजे काय, की इथे त्यांनी काही लिमिटेड क्वांटिटीसाठी, म्हणजे आता जसं कोटा म्हणजे काही ठराविक हिस्सा आहे, मग तो कुठला हिस्सा आहे, की स्पेसिफाईड मर्चेंडाइज टू बी एंटर्ड और विथड्रॉन फ्रॉम वेअरहाऊस फॉर कन्झम्पशन ड्युरिंग स्पेसिफाईड पिरियड्स. म्हणजे इथे आपल्याला कोटा म्हणजे काय हे एक्झॅक्टली समजून घ्यावं लागेल, की वेअर हाऊसिंग मध्ये जे काही तुमचे मटेरियल आहे किंवा तुमचा जो काही प्रोडक्ट आहे, तर त्यातून तुमचा किती ठराविक पार्ट बाहेर जाणार आहे किंवा किती एंटर होणार आहे त्या वेअर हाऊस मध्ये. तुम्हाला लॉजिस्टिक मध्ये वेअर हाऊसिंग तुम्ही टोटली स्टडी केलंय मागच्या जे काही सेमिस्टर होतं, 5th सेमिस्टर. तर त्यामुळे ते कन्झम्पशन साठी किती स्पेसिफिक असा तुमचा प्रोडक्ट बाहेर जातोय किंवा एंटर होतोय, तर त्यासाठी सुद्धा टाइम लिमिट्स दिलेले आहेत. वन्स द क्वांटिटी परमिटेड अंडर द कोटा इज रीच. म्हणजे काय, की एकदा पर्टिक्युलर क्वांटिटीसाठी परमिशन मिळाली की तेवढाच तुमचा पार्ट काय होणार आहे, बाहेर जाणार आहे किंवा एंटर होणार आहे. नो फर्दर एंट्रीज ऑर विथड्रॉल फॉर कन्झम्पशन ऑफ मर्चेंडाइज. तर अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलंय की इफ अन ऍब्सोल्यूट कोटा फिल्स, द importer must warehouse, export, destroy or abandon merchandise imported in excess of the restraint limit, and currently no goods are subject to absolute quota restriction. म्हणजे आतापर्यंतचा जो टॉपिक आपण स्टडी केला, यामध्ये त्यांनी सांगितलं की असं ऍब्सोल्यूट कोटा रेस्ट्रिक्शन कुठेही अजून तरी कुठल्याही पर्टिक्युलर गुड साठी त्यांनी लावलेलं नाही, की वेअर हाऊस मधून किती पार्ट बाहेर जाईल, किती एंटर होईल. अजूनपर्यंत तशा पद्धतीचे रिस्ट्रिक्शन मिळत नाही पाहायला. आता इथे कोटा सिस्टीम कशा पद्धतीने डिवाइड केली गेलेली आहे, इथे तुम्हाला या पॅरेग्राफ मध्ये पुन्हा तेच दिलेलं आहे. त्यामुळे आपण डायरेक्टली टाइप्स बघतोय, त्याच्या कॅटेगरीज बघतोय. तारीफ, कोटा, कस्टम कोटा, युनिलॅटरल कोटा, बायलॅटरल कोटा आणि मल्टीलॅटरल कोटा. तर यामध्ये आता पहिला जो आहे तारीफ कोटा. Certain specified quantity of imports is allowed at duty free or at a reduced rate of import duty, and additional imports beyond the specified quantity are permitted only at increased rate of duty. म्हणजे जर तुम्हाला एक्सेसिव्ह मटेरियल इम्पोर्ट करायचं असेल, म्हणजे स्पेसिफिक क्वांटिटी मध्ये जेवढं दिलंय त्यासाठी तुम्हाला काहीतरी पे करावंच लागतं, त्यासाठी तुम्हाला टॅक्स वगैरे असणारच आहे. पण त्याच्यासोबत तुम्हाला जर आणखी मटेरियल घेऊन यायचं असेल तर त्याची रेट ऑफ ड्युटी इन्क्रीज होते. मग जसं की आता 50 प्रोडक्ट्स तुम्ही बाहेरून मार्केटमधून इम्पोर्ट करू शकता, बाहेरच्या मार्केटमधून आणू शकता. पण मग त्यापेक्षा मला 100 प्रोडक्ट्स आणायचे आहेत, तर मग ती इन्क्रीज होते रेट ऑफ ड्युटी. अँड तारीफ कोटा देअरफॉर कंबाईन्स द फीचर्स ऑफ तारीफ अँड अन इम्पोर्ट कोटा. म्हणजे इथे इम्पोर्टिंग जे केलं जातं, a certain specified quantity of import is allowed at duty free or at a reduced rate of import duty. म्हणजे इथे जो रेट आहे इम्पोर्ट ड्युटीचा, ड्युटी फ्री तरी असेल इम्पोर्टिंग
स्पेसिफिक क्वांटिटीसाठी, अदरवाईज त्याची ड्युटी काय केलेली असेल, रेड्यूस म्हणजे कमी केलेली असेल. पण ऍडिशनल इम्पोर्ट जेव्हा केला जाईल तेव्हा बाकी मग त्यासोबत काय केली जाईल की इन्क्रीज केली जाईल ती रेट ऑफ ड्युटी. लक्षात आलंय? दॅट इज कॉल्ड तारीफ कोटा. त्यानंतर युनिलॅटरल कोटा. टोटल इम्पोर्ट क्वांटिटी इज फिक्स विदाउट प्रायर कन्सल्टेशन विथ द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. म्हणजे ज्यांना एक्सपोर्ट करायचं आहे त्यांच्यासोबत प्रायर कन्सल्टेशन म्हणजे काय की अगोदरच तुम्ही फिक्स केलेलं असेल की किती क्वांटिटी मध्ये तुम्ही काय करणार आहात, एक्सपोर्टिंग करणार आहात. तर त्यानुसार दॅट इज कॉल्ड युनिलॅटरल कोटा. बायलॅटरल मध्ये काय केलं जातं, इन दिस केस कोटाज आर फिक्स आफ्टर निगोशिएशन बिटवीन द कोटा फिक्सिंग इम्पोर्टिंग कंट्री अँड एक्सपोर्टिंग कंट्री. म्हणजे इथे दोनों बाजूने निगोशिएशन के लिए यहाँ पे दो कंट्रीज है, तो सो इट इज कॉल्ड बायलैटरल कोटा, क्योंकि जो फिक्स किया जाता है कोटा यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच निगोशिएशन होगा और इसके बाद वो एक्सपोर्टिंग कंट्री और इम्पोर्टिंग कंट्री जो है वो कोटा को फिक्स करेंगे. सो इट इज कॉल्ड बायलैटरल कोटा. अभी यहाँ पे मल्टीलैटरल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो क्या करेंगे, इट कैन कम टुगेदर एंड फिक्स कोटास फॉर एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट फॉर ईच कंट्री. यानी कि ये जो नेम दिए टाइप्स ऑफ कोटा में, यूनिलैटरल मतलब एक ही कोई कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्टिंग कंट्री के साथ क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, मतलब कि कितना इंपोर्ट करेंगे, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को. यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच निगोशिएशन हो रहा है, इंपोर्टिंग कंट्री और एक्सपोर्टिंग कंट्री. और मल्टीलैटरल कोटा के बीच ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो क्या करेंगे कि कोटा को फिक्स करेंगे, जिसकी वजह से हमें इसे क्या कह सकते हैं, मल्टीलैटरल कोटा. लाइसेंसिंग क्या है, दैट इज कॉल्ड अ परमिट that allows an importer to bring in specified quantity of certain goods during a specified period. Import license are employed as means of restricting outflow of foreign currency to improve a country's balance of payments position. मतलब कि ये जो परमिशन है, किस चीज की परमिशन दी जाती है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सर्टन गुड्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड. मतलब कि यूजुअली 1 year import licenses are employed. यानी कि ये जो लाइसेंस है इंपोर्ट करने का, तो इसकी वजह से क्या मतलब कि बेनिफिट क्या है कि आउटफ्लो जो है फॉरेन करेंसी का, तो उसे बैलेंस किया जाता है. बैलेंस क्यों किया जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट को अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो हमें ये बैलेंसिंग करना पड़ता है. टू कंट्रोल एंट्री ऑफ डेंजरस एटम्स सच एज एक्सप्लोजिव्स, यानी की जैसे फायर आर्म्स, म्हणजे जे काही बंदूक वगैरे अशा सारखे जे प्रोडक्ट्स आहेत, तर अशा जे काही डेंजरस ऍटम्स मध्ये जे काही येतात प्रोडक्ट, तर त्यांची एंट्रीला कंट्रोल केलं जातं. मग तुमच्याकडे लायसन असेल तर किती क्वांटिटी मध्ये तो प्रोडक्ट इम्पोर्ट करायचा किंवा एक्सपोर्ट करायचा हे त्यामध्ये डिसाइड केलं जातं. टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉम्पिटिशन से हमें प्रोटेक्शन देना है डोमेस्टिक मार्केट को, तो लाइसेंस की बहुत जरूरत है. विदाउट लाइसेंस अगर कोई भी चीज यहाँ की यहाँ एक्सपोर्ट होने लगी, इम्पोर्ट होने लगे, तो शायद हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. तो इसकी वजह से ये टाइप्स ऑफ नॉन तारीफ एनटीबी जो है, सॉरी टाइप्स ऑफ कोटा जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं. वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स के अंदर उन्होंने बताया कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट एन एक्सपोर्टिंग कंट्री इज अलाउड टू एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री. दिस लिमिट इज सेल्फ इम्पोज्ड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री. टिपिकली VERS are a result of request made by the importing country to provide a measure of protection for its domestic business. यानी कि ये जो कंट्री है, यहाँ पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जिस तरह से लगाया जाता है, जैसे कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट एन एक्सपोर्टिंग कंट्री इज अलाउड टू एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री, दिस लिमिट इज सेल्फ इम्पोज. सेल्फ इम्पोज व्हॉलंटरी का मिनिंग ही वही आहे, जसं मराठीत त्याला आपण ऐच्छिक म्हणतो की आपण स्वतःहून ते काही रिस्ट्रिक्शन्स लावून घेतलेले आहेत कंट्रीने, की किती पार्ट आपण एक्सपोर्ट करणार आहोत, किती पार्ट आपण इम्पोर्ट करणार आहोत, हे स्वतः स्वतः तयार केलेले नियम असतात आणि त्या ऑर्गनायझेशनला लागू केले जातात. ओके, त्यामध्ये एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत अमेरिकन किंवा जपान कंट्रीचे तुम्हाला एक्झाम्पल्स दिलेत. तुम्हाला नोट्स काढताना ते पण घेणं आवश्यक आहे. आता टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स. टाइप्स कुठल्या ट्रेडिंग ब्लॉक्सचे, तर बघा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. FTA मध्ये काय असतं,
It is a trade bloc whose member countries have signed a free trade agreement which eliminates तारीफ, इम्पोर्ट कोटाज. फ्रीचं मिनिंगच ते की त्यातून काढून टाकलं जातं. इलिमिनेट करतात म्हणजे काय की तारीफ नाही, तारीफ इलिमिनेट केला जातो. इम्पोर्ट कोटा अँड प्रेफरन्सेस ऑन मोस्ट गुड्स अँड सर्व्हिसेस traded between them. Where trade barriers among member countries are removed, but where each member remains responsible for the determination of its trade policy, usually non-member countries. So, member of free trade area do not have a common external tariff, uh, which means they have different quotas and custom as well as other policies with respect to non-members. अभी यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि जिस तरह से ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टम किस तरह से बनती है कि 7 कंट्रीज या 7 से ज्यादा कंट्रीज क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उनके बीच जो भी ट्रेडिंग होता है या बिजनेस होता है, तो वो खुद के लिए कुछ अलग अदर कंट्री से अलग ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लगाते हैं, जैसे तारीफ रिलेटेड है, कोटा रिलेटेड है. तो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज कौन से है कि ट्रेड बैरियर्स उनके लिए निकाल दिए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं. सपोज आता 7 कंट्रीज एकत्र आलेले आहेत, त्यांनी काय केलं की ही ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टीम बनवली. कशासाठी? फ्री ट्रेड अग्रीमेंटसाठी. म्हणजे त्यांच्यामध्ये जे काही एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग होईल ते कसं असणार आहे, फ्रीली होणार आहे. त्यामध्ये रिमूव्ह काय केलेलं आहे त्यांनी, ट्रेड बॅरियर्स काढून टाकलेले आहेत मेंबर कंट्रीजसाठी. मग अदर कंट्रीजसाठी त्यांनी काही कॉमन रूल्स तयार केले, जे एक्सटर्नल तारीफ किंवा कोटा, कस्टम ड्युटी अशा काही त्यांनी नॉन मेंबर्ससाठी पॉलिसी त्यांनी बनवलेली, की जे त्या ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टीमचा मेंबर नाही त्यांनी त्यांच्यासाठी वेगळे रूल्स आहेत. त्या कंट्री सोबत जेव्हा तुम्ही एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग कराल नॉन मेंबर कंट्री सोबत, तेव्हा त्याच्यासाठी एक पॉलिसी त्यांनी वेगळी बनवलेली. दॅट इज कॉल्ड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मीन्स FTA. द कॉमन मार्केट मीन्स CU with deeper integration between its members. The common market is step ahead of the custom union. And common market allows free movement of labor and capital. कॉमन मार्केट में किस तरह से किया जाता है, फिर यहाँ पे क्या अलाउ किया जाता है, किस चीज की फ्री मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे कैपिटल भी है, लेबर्स भी है कॉमन मार्केट के अंदर. तो मोस्ट ऑफ द एनालिसिस ऑन द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड ब्लॉक फोकस ऑन FTAs एंड और CUs. मतलब कि ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर ये दोनों चीजें बहुत एक्टिवली देखी जाती है या इसका इफेक्ट बहुत एक्टिवली होता है, यानी FTA और CU, क्योंकि इसके थ्रू क्या किया जाता है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल. ओके. इकोनॉमिक यूनियन क्या है? स्टिल मोर एडवांस लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इज द इकोनॉमिक यूनियन. अपार्ट फ्रॉम satisfying the conditions of the common market mentioned above, there is also some level of uniformity of monetary and fiscal policy. तो इकोनॉमिक यूनियन का मतलब क्या है? एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक यूनियन. अभी इकोनॉमिक यूनियन के अंदर क्या आता है कि अपार्ट फ्रॉम सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ द कॉमन मार्केट मेंशन अबाउट, देयर इज ऑल्सो सम लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कौन सी चीजें हैं, मतलब कि जैसे हम बोल सकते हैं ना की मॉनेटरी म्हणजे ज्या काही पैशा संबंधी किंवा फिस्कल पॉलिसीज आहेत, तर त्या पॉलिसीज कशा असतील की त्यामध्ये युनिफॉर्म पॉलिसीज यूज केल्या जातील. म्हणजे ऑल मेंबर कंट्रीज साठी ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टीम मध्ये ज्या काही मेंबर कंट्रीज आहेत, या सगळ्या गोष्टींचं जे यामध्ये कॉमन मार्केटमध्ये ज्या कंडिशन्स आहेत, जसं की फ्री मुवमेंट केली जाते लेबर आणि कॅपिटल साठी, तसंच त्यांनी आणखी काही लेवलने एक लेवल पुढे जाऊन काय केलेलं आहे की काही पॉलिसीज ज्या की मॉनेटरी आणि फिस्कल पॉलिसी मध्ये येतात, त्या कशा सेम सिमिलर त्यांनी बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके. इथे समजलंय? आता डिफरंट ट्रेड ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड. आता कुठले कुठले ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टीम आहेत, मग आपल्याला आता फक्त एवढं कळलंय की काही कंट्रीज एकत्र येऊन त्यांची ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टीम बनते. ती कशासाठी? फ्री मुवमेंटसाठी, जे काही प्रोडक्टची मुवमेंट आहे, एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग आहे त्यासाठी. पण मग आपल्याला त्या काही पर्टिक्युलर ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टीमचा इथे स्टडी करावा लागेल. जसं की पहिला जो स्टडी आहे सार्क, तुम्ही हे नाव कदाचित ऐकलं असेल कुठेतरी, की ही साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन.
सार्क म्हणजे काय की ही जी काही साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल कॉपरेशन आहे, कॉम्प्राइजेस द 7 कंट्रीज ऑफ साऊथ एशिया. म्हणजे साऊथ एशिया मधल्या 7 कंट्रीज कुठल्या आहेत तर त्यामध्ये बांगलादेश, भूतान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन काय केलेलं आहे की ही सिस्टीम तयार केली. इट इज अन असोसिएशन बेस्ड ऑन द कॉन्शियसनेस दॅट इट इज that in an increasingly independent world, the objectives of peace, freedom, social justice, and economic prosperity are best achieved in South Asian region. मतलब यहाँ पे क्या करना है कि ये एक साथ आने का मीनिंग क्या है, कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से की जाती है कि ये जो 7 कंट्रीज है वो एक साथ मिला के क्या करने वाले, तो इनकी जो एसोसिएशन है इसका मेन कॉन्शियसनेस मतलब कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो अगर वर्ल्ड टोटली इंडिपेंडेंट है, ऑल होल वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनता है कि पीस रहनी चाहिए. त्यामुळे तुम्ही काय करू शकता, पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी असेल तर आपल्याला एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंगचा बिझनेस करणं अतिशय इझी होतं. जर शांतता आहे, ऑब्जेक्ट तुमचं काय की शांतता नांदावी असं तुम्हाला वाटतंय, तर तुम्ही काय करू शकता, ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टम बनवू शकता. ज्या कंट्रीज कडून तुम्हाला असं वाटतं की शत्रू राष्ट्र आहे आपल्यासोबत त्यांचे रिलेशन मेंटेन नाहीत, अशा केसमध्ये असे डिसिजन घेतात किंवा ऑब्जेक्ट तुमच्या असू शकतात. फ्रीडम मिळावं. फ्रीडम कुठल्या गोष्टीत, एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग मध्ये, सोशल जस्टिस म्हणजे ज्याला जस्टिसची गरज आहे किंवा इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, समानता जी आहे, इकॉनॉमिक म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या तुम्हाला ती समानता यावी असं वाटतं, तर त्यासाठी हे काय करतात, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगने चांगले गुड रिलेशन्स बनवण्यासाठी हे मेंबर कंट्रीज एकत्र येऊन अशा पद्धतीच्या असोसिएशन्स बनवतात. ओके, तर मग ही जी साऊथ एशियाने काय केलं, द आयडिया ऑफ रिजनल कोऑपरेशन इन साऊथ एशिया वॉज फर्स्ट मुटेड इन नोव्हेंबर 1980. नोव्हेंबर 1980 मध्ये याची सुरुवात केली. मग आता after consultation, the foreign secretaries of 7 countries met for the first time in Colombo in April 1981. This was followed a few months later by a meeting of the Committee of the Whole, which identified 5 broad areas for regional cooperation. The foreign ministers at their first meeting in New Delhi in August 1983 adopted the Declaration of South on South Asian Regional Cooperation. यानी कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उन्होंने क्या किया कि एक मीटिंग ली दिल्ली में, जहाँ पे अगस्त 1983 में, 1981 में 7 कंट्रीज एक साथ आए. उन्होंने फर्स्ट टाइम कोलंबो में उनकी मीटिंग हुई. यहाँ पे कमिटी जो है, उन्होंने एक कमिटी की मीटिंग बुलाई. उसके बाद उन्होंने बताया कि ये फॉरेन मिनिस्टर्स जो है एट देयर फर्स्ट मीटिंग इन न्यू दिल्ली में उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई अगस्त 1983 के अंदर, तो अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑन साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन. मतलब कि उन्होंने ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टम है ये अडॉप्ट किया एंड फॉर्मली लॉन्च द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, दैट मीन्स आईपीए. तो उन्होंने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके बाद एक बार उन्होंने अडॉप्शन किया, इस ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टम को अडॉप्ट किया और उन्होंने 5 एरियाज पे वो एग्री हुए, जैसे कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन नेमली एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, मेटीरियोलॉजी. उसके बाद आता है मेटीरियोलॉजी मतलब हवामान शास्त्र ज्याला आपण म्हणतो, एंड हेल्थ एंड पॉपुलेशन. इन सारी चीजों पे उनका क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ. मतलब कि इन सारी चीजों पे वो एग्री थे, जो भी ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर कंट्रीज थे. सार्क के अंदर 7 कंट्रीज है, तो वो कंट्रीज के नाम आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. ओके, इसमें स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर वेर एडेड टू आईपीए एट द लेटर स्टेज. बाद में उन्होंने उसमें स्पोर्ट और आर्ट एंड कल्चर को भी ऐड कर दिया. तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, यानी कि यहाँ पे आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करना है, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट. सार्क क्यों बना, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट था, तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, सोशल प्रोग्रेस करनी है, यहाँ पे टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट्स लेने, सेल्फ रिलायंस करना है,
उसके लिए प्रमोट किया जाएगा। टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम। यहाँ पे किसी चीज को हम क्या करते हैं, अप्रिसिएट कब करते हैं, जबकि हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो इसके लिए ये भी एक मेन ऑब्जेक्ट था कि कंट्रीब्यूशन के बाद म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा, जिसकी वजह से हम अप्रिसिएट कर सकते हैं एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को। टू प्रमोट एक्टिव कोलाबोरेशन and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific field. यहाँ पे कोलॅबोरेशन की जरूरत आहे, सहयोग देणं ज्याला आपण म्हणतो, म्युच्युअल असिस्टन्स इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। ऑल फील्ड में, ऑल सेक्टर के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे कोलैबोरेशन करना है, म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करने हैं। आप बोलोगे म्यूचुअल असिस्टेंस की जरूरत क्या है? अगर हम एक दूसरे को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक आपके जो भी थॉट्स है, आपका जो भी एक्शंस है, वो प्रॉपर नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे टीचिंग के अंदर भी बहुत जरूरी होता है ना कि यहाँ पे दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जो पढ़ाने वाला टीचर और एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, वो दोनों अगर आमने सामने है तो शायद क्या होगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा। अगर आप मुझे समझ सकते हैं या मैं आपको समझ सकती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आपको कौन सी चीज पे फोकस करना जरूरी है, और अगर आप मुझे समझते हैं तो आपको मेरा इंटेंशन समझ में आएगा, तो ही जाके हमें फाइनल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। वैसे ही ये सार्क का भी ये मेन ऑब्जेक्ट है, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पे आपको कोऑपरेशन किस चीज के लिए बढ़ाना है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, उनके लिए भी कोऑपरेशन आपका होगा। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट सार्क का रहेगा। सेकेंड थिंग है एशियन। अभी एशियन मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन का लॉन्ग फॉर्म जो है, इसके अंदर भी ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टम बने। इट इज अ पॉलिटिको इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशिया विच वाज सेट अप इन 1967। देखो अभी 1967 में एशियन जो ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टम ये स्टार्ट हुई, इसके अंदर क्या था, इट हैज एम्बिशंस टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट बाय 2015 अमंग इट्स 10 मेंबर नेशंस। इन्होंने 2015 के अंदर ये जो एम्बिशन थी उनकी क्या थी कि 10 मेंबर नेशंस को एक साथ मिला के एक ही सिंगल मार्केट बनाना है, विच हैव अ कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ नियरली 600 मिलियन पीपल। इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, तो कंबाइन करके 10 मेंबर नेशंस की 600 मिलियन पीपल्स की पॉपुलेशन थी, ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। So, according to the provision of the Asian Declaration, the aims of an organization includes the acceleration of economic growth, social progress, cultural development in the region, and the protection of regional peace and stability, adherence to the rule of law and principles of UN Charter। मतलब कि हर एक कंट्री के, मतलब कि हर एक ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टम के अगर हम डीप स्टडी करते हैं तो हमारे ये ध्यान में आता है कि उन्हें प्रोग्रेस करनी है, पीस चाहिए, म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी, कल्चरल डेवलपमेंट करनी, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी। तो ये कॉमन चीजें हैं, तो हमें ये पढ़ने के बाद समझ में आता है। हमने सार्क पढ़ा, अभी एशियन देख रहे हैं, तो एशियन के अंदर और एक चीज उन्होंने बताई है कि एशियन इज एन इकोनॉमिक ट्रेडिंग ब्लॉक which was formed in 1967. It now comprises 10 Asian countries including Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, Brunei, वियतनाम, कंबोडिया, लेओस एंड म्यांमार। तो कौन कौन से 10 मेंबर नेशन है ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत जरूरी। इसका भी ऑब्जेक्ट है इकोनॉमिक, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। सेम सिमिलर है। अभी ये नाफ्ता क्या है, ये भी नाम आपने सुना होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देखेंगे। नाफ्ता में उन्होंने बताया ऑन जून 12, 1991, formal negotiations on a free trade agreement between Canada, United States and Mexico, better known as NAFTA, were launched in the city of Toronto। मतलब कि ये नाफ्ता कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो वेर लॉन्च इन सिटी ऑफ टोरंटो। अभी आपने ये नाम भी सुना होगा, बहुत फनी लगता है टोरंटो। ये जो एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो जून में 12 जून 1991 के अंदर ये फॉर्मल निगोशिएशन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको।
दैट इज कॉल्ड नाफ्ता। तो 3 कंट्रीज है यहाँ पे are were launched in the city of Toronto. The treaty was signed on December 17, 1992. It entered into force on January 1 and 1994. One of the major objectives of NAFTA was the promotion, safeguard of foreign direct investment between nations. यहाँ पे FDI पे उन्होंने ध्यान दिया। ये जो नाफ्ता है, नाफ्ता का ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया गया एंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टू रीच हायर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस इन ऑल 3 कंट्रीज। यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करना है हायर लेवल्स पे एंड कॉम्पिटिटिवनेस को हमें क्या करना है इन बिटवीन दिस 3 कंट्रीज, वो भी हाई करना है। एट द साइनिंग सेरेमनी the heads of state were confident that such an agreement will lead to promoting employment through trade between its partners. अभी एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये नाफ्ता के अंदर उन्होंने और एक ऑब्जेक्टिव बताया, एलिमिनेट बैरियर्स टू ट्रेड इन एंड फैसिलिटेट द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। यानी कि ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, निकालना है। प्रमोट कंडीशंस ऑफ फेयर कंपटीशन, इस तरह के कंडीशंस क्रिएट करने की जिसकी वजह से फेयर कंपटीशन हो सके, ये एक ऑब्जेक्ट है। इंक्रीज सब्सटेंशियली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन टेरिटोरीज ऑफ द पार्टीज, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करे की जाएगी टेरिटोरीज के अंदर। प्रोवाइड एडिक्वेट एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। एन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन ईच पार्टीज टेरिटोरी, त्याला पण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR जो आहे तर त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला काय केलं जातं, एनकरेज केलं जातं। क्रिएट इफेक्टिव्ह प्रोसिजर्स फॉर द इम्प्लिमेंटेशन अँड ऍप्लिकेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट। आता इफेक्टिव्ह प्रोसिजर्स कुठल्या, फॉर द इम्प्लिमेंटेशन अँड ऍप्लिकेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट फॉर इट्स जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड, मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन क्या है कि इस तरह का इफेक्टिवनेस लाना है उसके प्रोसीजर के अंदर कि जिसकी वजह से आप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या जो डिस्प्यूट्स है उसे सॉल्व करने, एक दूसरे के साथ जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं ना कंट्रीज के बीच, तो वो भी सॉल्व करना, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है। एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर फर्दर ट्राइलेटरल, रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। एस्टेब्लिश क्या करना है, तो जैसे हमने बायलैटरल मल्टीलेटरल देखा ना, उस तरह से यहाँ पे एग्रीमेंट के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, कौन सा भी हो, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हो, रीजनल हो, ट्राइलेटरल हो। ओके, ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। एट द कोर ऑफ ईयू आर द मेंबर स्टेट्स, 27 कंट्रीज दैट बिलोंग टू द यूनियन। अभी ये बहुत बढ़िया है, इसके अंदर 27 कंट्रीज है, ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टम है। The unique feature of EU is that although these are all sovereign independent countries, they have pulled some of their sovereignty in order to gain strength and benefits of size. ये बहुत बढ़िया है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, इसके अंदर 27 कंट्रीज जो है। Sovereignty means in practice that the member states delegate some of their decision making power to the shared institution they have created. मतलब अभी sovereignty का मीनिंग उन्होंने दिया है कि कुछ राइट्स डेलीगेट किए जाते हैं मेंबर स्टेट्स के लिए। मेंबर स्टेट्स डेलीगेट, जो मेंबर स्टेट्स है वो क्या करते हैं की डिसिजन मेकिंग के जो राइट्स आहे वो शेअर किए जाते इन्स्टिट्यूशन के साथ। मग संस्था कुठली आहे, ज्या त्यांनी संस्था तयार केलेल्या आहेत त्यांना डिसिजन मेकिंगचे पॉवर्स दिले जातात, सो दॅट डिसिजन्स ऑन स्पेसिफिक मॅटर्स ऑफ जॉइंट इंटरेस्ट कॅन बी मेड डेमोक्रेटिकली ॲट युरोपियन लेवल। द यूथ thus sits between the fully federal system found in the United States and the loose intergovernmental cooperation system seen in the United Nations. So the EU has achieved much since it was created in 1950. अभी 1950 का पीरियड जो है जब EU स्टार्ट हुआ या उसकी क्रिएशन हुआ, it has built a single market for goods and services that spans 26 countries with 500 million citizens free to move and settle where they wish. अभी ये 26 कंट्रीज के अंदर जितने सारे पीपल्स है जो कि रहते, मतलब उन्हें फ्री मूव करने के लिए परमिशन दी गई ईयू के अंदर। ओके,
तो ईओ ने और कौन सी चीज की, गुड्स और सर्विसेज ही मूव नहीं हो रही इसके बीच, तो पीपल्स भी मूव कर रहा है. इट क्रिएटेड द सिंगल करेंसी. 27 कंट्रीज का जो ये ईओ बना है, तो उसके अंदर सिंगल करेंसी यूज की जाती है. यूरो नाउ अ मेजर वर्ल्ड करेंसी एंड विच मेक्स द सिंगल मार्केट मोर इफिशिएंट. सिंगल मार्केट का मीनिंग क्या है, सिंगल करेंसी भी है यहाँ पे. अभी इसके लिए उन्होंने कुछ फ्रीडम्स, सिंगल मार्केट एंड 4 फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए. फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन्स, ऑल ईयू सिटीजन्स कैन मूव फ्रीली. फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू बॉर्डर कंट्रोल्स. 27 कंट्रीज का जो ईयू है, फ्री मूवमेंट किया जाता है गुड्स को. फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो. ये 4 चीजें सिंगल मार्केट के अंदर फ्रीली मूव करती है. उसके बाद ओपेक दिया है, जो कि इस यूनिट का सबसे लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट. ओपेक, ओपेक मतलब क्या है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. Organization of the Petroleum Exporting Countries, that means OPEC, was created at the Baghdad Conference in Iraq in September 1960. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. कब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएट कब हुई, बगदाद कॉन्फ्रेंस में, इराक में जो बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर 1960 में. फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर, अभी फाउंडर मेंबर कौन से हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया and Venezuela. These 5 states were later joined by 8 other countries: Qatar, Indonesia, Libya, United Arab Emirates, Algeria, Nigeria, एक्युएडर अँड गॅबॉन. म्हणजे यामध्ये जे काही त्यांनी कंट्रीज दिलेल्या आहेत की हे मेन जे काही फाउंडर मेंबर्स आहेत, त्यानंतर बरेचसे मेंबर्स ऍड झालेले आहेत यामध्ये ओपेक मध्ये. ओपेक ऑब्जेक्टिव्ह इज टू कोऑर्डिनेट अँड युनिफाय petroleum policies among member countries in order to secure steady income to producing countries and efficient economic and regular supply of petroleum. हे पेट्रोल रिलेटेड आहे, म्हणजे ज्या काही कन्झ्युमिंग नेशन्स आहेत त्यांना रेग्युलर सप्लाय करता यावा म्हणून ही जी काही सिस्टीम आहे ही तयार झालेली आहे. अँड द फेल रिटर्न ऑन कॅपिटल टू दोज इन्व्हेस्टिंग इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री. समजलं इथपर्यंत? ते काही अडचणीचं कारण नाही, खूप असं डिस्क्रिप्टिव्ह दिलेलं आहे, पण तरी सुद्धा मी बऱ्यापैकी तुम्हाला समजवण्याचा प्रयत्न केलाय. काही अडचण असेल तर विचारायचे. ओके, आता आपण इथे फर्स्ट युनिट संपवलेलं आहे. आपण काय करूया, सेकंड युनिटचं जरासं स्टार्ट करूया. एक 10-15 मिनिटं अजून घेऊया आपण लेक्चर. सेकंड युनिट तुमचं आहे इंटरनॅशनल मार्केटिंग एन्व्हायरमेंट अँड मार्केटिंग रिसर्च. ओके, यामध्ये ज्या काही गोष्टी आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत, वर्ल्ड बँक आहे, IMF आहे, IFC आहे, पॉलिटिकल लीगल सिस्टीम, हा सगळा कॉमन पार्ट आहे मार्केटिंग मध्ये. हा सगळा तुमचा झालेला आहे. फक्त आता आपल्याला काय करायचंय की इंटरनॅशनल लेवलचा इथे विचार करायचा आहे की इंटरनॅशनल लेवलला कशा पद्धतीने कल्चर कसं स्टडी करणार आहात, पॉलिटिकल सिस्टीम कशा स्टडी करणार आहात. तर त्यामुळे आपण इथे थोडस स्टार्ट करूया. मी तुम्हाला ओव्हरऑल सिलेबस एक्सप्लेन केलेलाच आहे. आता यामध्ये मार्केटिंग एन्व्हायरमेंटची जी कन्सेप्ट आहे ती कशी दिली बघा. इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच स्ट्रॅटेजीज टू मॉनिटर the economic, governmental, legal market, competitive supplier, technological, geographic and social settings to determine opportunities and threats to their firms. यानी कि यहाँ पे डायग्नोसिस किया जाता है. Environmental diagnosis consist of managerial decisions made by analyzing the significance of data of the environmental analysis. अभी environment का स्टडी करना है मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे ना, जो एनवायरमेंट में हमने सेकेंड ईयर में भी देखा था कि रूरल मार्केट एनवायरमेंट है, उसे स्टडी करना है तो उसका पॉलिटिकल एनवायरमेंट स्टडी करना पड़ेगा, डेमोग्राफी स्टडी करनी पड़ेगी. वैसे ही यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे अगर जो भी अपॉर्चुनिटीज है
कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे और एक चीज मेंशन की है, एक्सटर्नल फैक्टर ऑन द अदर हैंड आर बाय एंड लार्ज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंपनी। द एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर, गवर्नमेंट एंड लीगल फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जितने फैक्टर्स हम एनवायरमेंट को स्टडी करते वक्त स्टडी किए हैं, वही फैक्टर्स इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें क्या करने हैं, स्टडी करने हैं, कि जो कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डेमोग्राफी है, आप बोलोगे कि मैडम पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, एक लिमिट्स आते हैं उसके बीच में। सो यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अभी फर्स्टली हम स्टडी करेंगे कि ये जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट स्टडी करना है उसमें फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उन्होंने बताया economic conditions, economic policies and the economic system are the important external factors that constitute the economic environment. Economic environment बनता कैसे है, तो economic conditions क्या है। अभी हमारी कंट्री के बारे में अगर हम सोचते हैं तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पे कौन सी यूज किए जाते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से रन की जाती है, दैट आर द इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक environment of a business. So in developing country, the low income may be the reason for very low demand for a product. अभी इनकम लेवल ही आपकी लो है। यहाँ पे इंडिया में अगर पावर्टी क्यों है, हम लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पे पावर्टी बहुत ज्यादा है इंडियन कंट्री में, तो यहाँ पे इनकम लेवल लो होने की वजह से यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के लिए डिमांड बहुत लो रहती है। द सेल ऑफ प्रोडक्ट फॉर विच द डिमांड इज इनकम इलास्टिक naturally increases with an increase in income, but a firm is unable to increase the purchasing power of the people to generate higher demand for its product. अभी फर्म क्या करती है कि जो लोग है, पीपल्स है, उनकी परचेसिंग पावर को इंक्रीज करना है हायर डिमांड अगर प्रोडक्ट के लिए चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे कि ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस कम करते हैं, इट में हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइस को अगर कम करके हम डिमांड बढ़ा रहे तो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हाउ टू बी इफेक्टेड टू फैसिलिटेट प्राइस रिडक्शन। अभी मेन चीज क्या है कि प्राइस का रिडक्शन मुझे अगर करना है। अभी मेरा एक पेन है, जैसे मैंने आपको लास्ट सेमिस्टर में भी एग्जांपल दिया था, इस पेन की प्राइस मुझे क्या करनी है, कम करनी, रिड्यूस करनी और डिमांड बढ़ानी कस्टमर की। तो इसके लिए मुझे प्राइस पहले इसकी कम करनी पड़ेगी। अगर 10 रुपीज में सेल हो रहा है तो मुझे 7-6 रुपीज में ये सेल करना है। तो पहले मुझे ये देखना जरूरी कि इसे बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त इसकी कॉस्ट कितनी थी। अगर मुझे कॉस्ट आती है 5 रुपीज तो ठीक है, 7 रुपीज तक मैं इसे कम कर सकती हूँ प्राइस। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट है तो प्राइस रिडक्शन करना कैसे है, इफेक्ट मतलब इस पे इफेक्ट करेगा, आप लॉस में जा सकते हैं। इट मे इवन बी नेसेसरी टू इन्वेंट और डेवलप अ न्यू लो कॉस्ट प्रोडक्ट टू सूट द लो इनकम मार्केट। ओके, सो ये रहा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे वही चीज उन्होंने वापस एक्सप्लेन की है, पॉलिसी किस तरह की होना जरूरी है। Some of the important elements of economic environments. Elements देखते हैं, rate of inflation, standard of living, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसे बनता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उस तरह के प्रोडक्ट्स आप डिमांड करेंगे तो उससे क्या मिलेगा कि उस कंट्री को प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, साइज ऑफ द मार्केट कितनी है, पॉपुलेशन कितना है, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन कैसा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ किस तरह की है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप है क्या, लेवल ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो आपके लिए अवेलेबल है क्या, अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। इंडस्ट्री की पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी किस तरह की है, फॉरेन पॉलिसी किस तरह की है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं आपकी कंट्री के थ्रू। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद हम एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में भी हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक है और भी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो हम लोग पहले इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का मीनिंग जानते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट्स टू बेनिफिट फ्रॉम the growing international trade. The growth of international trade can be increased if the countries follow common set of rules, regulations and standard related to import and export.
तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को हमें क्या करना है, उसकी ग्रोथ करनी है. तो इफ द कंट्रीज फॉलो कॉमन सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दिस कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेट बाय वेरियस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. अभी कंट्री के लिए जो इकोनॉमिक रूल्स बनाए जाते हैं वो एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू बनाए जाते हैं. इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ करनी है, तो इंस्टीट्यूशन क्या करती है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल लेवल की वो रूल्स बनाती है. दिस इंस्टीट्यूशन एम्स टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द कंट्रीज एंड डेवलप इकोनॉमिक कोऑपरेशन. यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या है उसका, कि जो इन बिटवीन दैट कंट्रीज आपको इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलप करना है. ओके. These institutions also help in solving the currency issues. अभी रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन करती है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम किस रिलेटेड सॉल्व करती है, करेंसी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसे सॉल्व किया जाता है. देयर आर 3 मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. डब्ल्यूटीओ का नाम आपने सुना है, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. आईएमएफ है और यूएनसीटीएडी. तर अनऍक्टेड हा पण पार्ट आपल्याला इथे स्टडी करायचा आहे. वर्ल्ड बँक मध्ये आपण काय बघू शकतो बघा, द इकॉनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल ॲट डिफरंट स्टेजेस ऑफ डेव्हलपमेंट अँड सम countries such as United States and Western European countries have highly developed economies. अभी कौन से कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है वो मेंशन किया है, that have created great amount of wealth for its citizens. तो ये लोग वेल्थ प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स के लिए. अदर कंट्रीज सच एज कंट्रीज ऑफ सब सहारन अफ्रीका, ये ध्यान में लेना है कि वेल डेवलप कंट्रीज कौन से, वो किस तरह की प्रोविजन करते हैं सिटीजन्स के लिए, क्या प्रोवाइड करते हैं. और जो अनडेवलप कंट्रीज है जैसे कि Sub-Saharan Africa are quite underdeveloped compared to the US and large parts of their population live in poverty. तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक रिलेटेड उन्होंने एक एग्जांपल और दिया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. The general mission of the World Bank is to provide long-term financing for economic development. लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है इस वर्ल्ड बैंक के थ्रू. और एक चीज मेंशन की है देखो, The World Bank is actually comprised of 2 institutions. दोन संस्था आहेत त्यामध्ये. The International Bank of Reconstruction and Development, that means IBRD, which provides low interest and no interest loans to developing countries. अभी जिस कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हुई है तो उनके लिए क्या किया जाता है कि IBRD क्या प्रोवाइड करता है, लो इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा. ओके. And who cannot get financing elsewhere. The IBRD also provides technical and research assistance. ये टेक्निकल और रिसर्च के असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. फॉर एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय दीज लोन्स इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट. एग्जांपल किस चीज का दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड्स बनाने, तो हम क्या करते हैं, पावर प्लांट्स, रोड्स, रेल रोड्स, पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, इस चीज के रिलेटेड कोई भी आपका प्रोजेक्ट बन रहा है तो आपको नो इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा या लो इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा. ओके. फॉर लॉन्ग टर्म म्हणजे लॉन्ग टर्म के लिए ये इकोनॉमिक असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किए जाएगी. अभी these types of projects are fundamental for further economic development. For example, if you don't have a healthy educated population with access to roads, power, safe water, communication, you will not have a significant economic development. आपण जर असं ठरवलं की इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट झाली असं कशावरून आपण इमॅजिन करणार एखाद्या कंट्रीमध्ये, तिथे वेल एस्टॅब्लिश अशा हॉस्पिटल्स नाहीये, जिथे हेल्थ सर्व्हिस प्रोव्हाइड केल्या जात नाही, तिथले लोक सतत कुठल्या ना कुठल्या आजारांची लाट तिथे येते, जी पॉप्युलेशन आहे ती एज्युकेटेड नाहीये, तर आपण त्याची इकॉनॉमी ग्रोथ झाली असं म्हणू शकतो का? नाही म्हणू शकत. तसं मग ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी हे इथे प्रोजेक्ट राबवले जातात. या प्रोजेक्टसाठी लोन फॅसिलिटी दिली जाते, ती पण लॉंग टर्म साठी. म्हणजे IBRD अशा पद्धतीने काय करतं, तुम्हाला हेल्प करतं. आता IBRD मध्ये मेंबर नेशन्स किती आहेत? 188. देयर आर 188 मेंबर नेशन्स which is pretty close to every nation on the planet and country must pay subscription to join.
यानी कि सब्सक्रिप्शन, कंट्री मस्ट पे सब्सक्रिप्शन, किस चीज के लिए पे किया जाता है यहाँ पे? अगर इस मुझे आईबीआरडी के लिए ज्वाइन करना है, बराबर है ना, तो पे करना पडेगा. सदस्यता मिळवणे म्हणजे सदस्यत्व तुम्हाला कधी मिळतं? पे करावं लागेल. ईच मेंबर कंट्री गेट्स 250 वोट्स. म्हणजे प्रत्येक कंट्रीला कमीत कमी 250 वोट्स मिळाले पाहिजे अँड कॅन गेट मोर वोट्स बाय बायिंग शेअर्स ऑफ आयबीआरडी. शेअर्स जर घ्यायचे असतील तर तुम्हाला आयबीआरडीचे, तर त्यामध्ये तुम्हाला 250 पेक्षा जास्त वोट्स मिळवणं पण इथे गरजेचं आहे. ओके. आता पुढचा तुमचा पार्ट येतो, ते लास्ट पॅराग्राफ मध्ये दिलंय की आयडीए, द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बँक इन द इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट Association or IDA. IDA was started in 1960 and it works with IBRD and focuses its efforts on the poorest countries in the world and offers assistance in turning their struggling economies around. म्हणजे हा जो IBRD आहे याच्यासोबतच हा IDA काम करतो, म्हणजे इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट मध्ये वर्ल्ड बँकचा हा एक दुसरा पार्ट आहे आयडीए. दोन इन्स्टिट्यूशन मी अगोदरच सांगितले ना काम करतात वर्ल्ड बँकमध्ये. तर आयबीआरडी आणि आयडीए. तर आयडीए कधी स्टार्ट झालाय 1960 ला आणि आयबीआरडी सोबत काम करताना ते कशावर फोकस करतायत की ज्या पुअरेस्ट कंट्रीज आहेत त्यांना असिस्टन्स प्रोव्हाइड करण्याचं किंवा इकॉनॉमिक स्ट्रगल जो त्या कंट्रीचा पुअरेस्ट कंट्रीचा सुरू आहे तो रिमूव्ह करण्यासाठी अशा पद्धतीचे असिस्टन्स यांच्या थ्रू प्रोव्हाइड केले जातात. आता इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड हा पुढचा पार्ट आहे. IMF. आपण काय बघतो आहोत की एन्व्हायरमेंट स्टडी करतोय आपण, इंटरनॅशनल मार्केटिंग एन्व्हायरमेंटचं. तर यामध्ये इकॉनॉमिक एन्व्हायरमेंट आपण पाहिलं. आता IMF बघतोय. IMF मध्ये त्याचे फंक्शन्स वगैरे स्टडी करणार आहोत. पण आजच्यासाठी आपण इथे थांबतोय. उद्याच्या लेक्चरला आपण IMF स्टडी करूया. तुम्हाला आजच्या लेक्चरमध्ये काही अडचण असेल तर विचारायचे. ओके. So thank you so much.